नमस्कार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ है मोदी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री रामविलास पासवान जी, जिनके पास फूड, कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मंत्रालय है। पर इसके साथ साथ उनका जो चेहरा है वो दलित नेता के तौर पर देश में सबसे ज़्यादा जाना जाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो यही सवाल, और सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है रामविलास जी, कि क्या बात है कि पिछले 6 महीनों से ऐसा लग रहा है कि दलित समुदाय जो है वो मोदी सरकार से उसकी दूरियां बहुत बढ़ गई हैं। ये क्या मसला क्या है? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है और मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मोदी सरकार में यदि आप देखेंगे तो एक ऊना की घटना घटी और उस ऊना से भी बड़ी घटना जो है अभी बिहार में घटी। अभी आप देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा दलित के ऊपर में कहाँ अत्याचार हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, बिहार में हो रहे हैं। तो सिर्फ चूँकि प्रधानमंत्री का स्टेट है गुजरात, इसलिए गुजरात में कोई घटना घट जाती है और उसको इतना बढ़ा चढ़ा करके किया, जहाँ घटना घटती है प्रधानमंत्री स्वयं चिंतित रहते हैं, दुखित हैं। चाहे वो ऊना की घटना हो और बिहार की घटना हो, दोनों घटनाएं निंदनीय है। लेकिन इस पूरे मसले को अगर आप देखें तो इसका सिलसिला जो शुरू हुआ है वो रोहित वेमुला की सुसाइड से शुरू हुआ। ऊना की घटना के उसके पहले आप बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष थे दयाशंकर सिंह, उनकी टिप्पणी, तमाम बातें जो हैं वो सब बातें मिलके ऐसे लग रहा है कि एक दलित शक्ति उभर रही है और जिसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये जो वृहत परिवार है वो सामने खड़ा है। अगर ऊना की घटना हुई तो गौरक्षक दल का कौन सपोर्टर? विश्व हिंदू परिषद किसका भाई भतीजा? आरएसएस। और मतलब कहीं ना कहीं तो एक जो वृहत परिवार है। रोहित वेमुला के लेकर के इतना तेवर दिखलाया गया, ठीक है, हम उसको विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसके पहले भी 11 दलित सुसाइड किए, तो उस पर क्यों नहीं, क्या कहते हैं, क्या आवाज़ उठाया गया? दूसरा जो है सो मान लेते हैं कि आपने कहा ऊना की घटना के संबंध में, ऊना में जो घटना घटी आपने देखा कि उस पर कितना जो है कड़ा एक्शन लिया गया। ऊना की घटना थी कि जहां होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में जाकर ये कहा कि हम स्पेशल कोर्ट की घोषणा करते हैं और 60 दिनों के अंदर में स्पेशल ट्रायल करके जो है चार्जशीट सबमिट किया जाएगा। जहाँ तक गौरक्षक की बात कर रहे हैं, या जो बीजेपी के जो आप कहते हैं कि एलाइड है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की बात करते हैं, बृहत परिवार जिसको आप कहते हैं, तो जहाँ तक गौरक्षक की बात है, अब प्रधानमंत्री इससे ज़्यादा किसी पार्टी के नेताओं को टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं होगी कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ गौरक्षक हैं जो गौरक्षक क्या कहते हैं कि दिन में गाय की बात करते हैं और रात में क्या कहते हैं व्यापार करते हैं और जो है दूसरे काम करते हैं, और इसको लेकर के विश्व हिंदू परिषद इतनी नाराज़गी है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। इसके बावजूद देश की राजनीति जो है उसमें दलित राजनीति एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको आज की डेट में आप नहीं नकार पा रहे। नहीं कर सकते। देखिए, नकारना भी नहीं चाहिए। देखिए, दलित का जो मुद्दा है, ये जो सामाजिक चेतना है वो सामाजिक चेतना आ रही है और समाज के हर वर्ग के लोगों को उसके साथ में एडजस्ट करना होगा। और हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि हमारा कहा गया कि धर्मशास्त्र में कहा जाता है, हिंदू धर्मशास्त्र में, कि आदमी का शरीर जो है मस्तक है वो ब्राह्मण है, जो भुजा है वो क्षत्रिय है, जो पेट है वो वैश्य है, जो पाँव है वो जो है क्या कहते हैं कि शूद्र है। मैं आपसे इतना ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि सर में दर्द हो जाए तो आप चल सकते हो, हाथ में क्या कहते हैं कि एक हाथ कट जाए आप चल सकते हो, पेट में दर्द हो जाए चल सकते हो, लेकिन पाँव में यदि लकवा मार दे तो आप नहीं चल सकते हो। जब मुंह खाता है तो वो नहीं सोचता है कि हमको सर बड़ा हो, वो सबसे पहले देखता है कि पाँव दर्द होने दे। बिल्कुल सही। लेकिन आज की डेट में इतना सब कुछ कहने के बावजूद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि एक सोशल मुद्दा है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद राजनीतिकरण हो रहा है। कहीं ना कहीं इस सरकार में दलितों का सिरमौर जो है वो रामविलास पासवान है।
तो ये इस राजनीति में आपको भी घसीटा जा रहा है। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। रामविलास पासवान का राजनीतिक जीवन एक दिन का नहीं है। 1969 में एमएलए बने थे, 47 साल का है। और चाहे क्या कहते हैं, जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे बेल्ची की घटना हो या मान लेते हैं कि साउथ की घटना हो, सब जगह हमने लिया। आज भी हम अपने स्टैंड पर कायम हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि लेकिन क्या रामविलास पासवान असहज हैं कि इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है देश में, दलितों के नाम की राजनीति हो रही है? इसमें देखिए, हम बतलाते हैं कि आज इसके लिए दलित नेता भी कम जिम्मेवार नहीं हैं। मायावती का बयान लीजिए। मायावती जब चुनाव का समय क्या कहते हैं कि आता है, ख़त्म हो जाता है, तो उनका नारा लगना शुरू हो जाता है कि ठाकुर बनिया ब्राह्मण चोर, बकिए सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। और जब चुनाव का समय आता है तो उसी ब्राह्मण की पूजा करते हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण जब शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। रामविलास जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि जिस तरीके का दलित आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं एक आंदोलन का रूप ले लेगा? देखिए, दलित जो है समय समय पर जब भी आया है, आप झज्जर की घटना घटते हैं, जो बात आपने कहा, झज्जर की घटना में 5 दलित को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था कि ये क्या कहते हैं कि गाय को क्या कहते हैं, गाय का खाल उतार रहे हैं। जो घटना ऊना में घटी, ऊना में दलित ने आत्महत्या किया, वहाँ क्या कहते हैं 5 दलितों को मारने का काम किया गया। आंदोलन खूब चला। साउथ में घटना घटी थी, वहाँ खूब आंदोलन। तो ये बात सही है कि जब भी कोई घटना घटती है, इंदिरा गांधी चली गई थी, जब बेल्छी की घटना घटी थी तो हाथी पर चढ़ के गई थी, उसी से रिवाइवल भी हुआ था। तो दलित का जो मुद्दा है, मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूँ, ये दलित का मुद्दा सिर्फ दलित का नहीं है। और दलित की लड़ाई सिर्फ दलित ही नहीं लड़ रहे हैं। आप यदि दलित की बात करते हैं, पूरे मीडिया के लोग जब दलित की बात करते हैं तो मीडिया में सब दलित ही तो नहीं हैं, मुश्किल से 0.1% होंगे। लेकिन लड़ाई होती है तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको सिर्फ दलित के मुद्दा को दलित का काउज बनाना। लेकिन सीजन्ड दलित नेता होने के नाते क्या आपको लगता है कि दलित आंदोलन अब एक नई दिशा की तरफ जाएगा? देखिए, हम उसमें नई दिशा की बात नहीं करते हैं। दलित आंदोलन कोई नई दिशा की ओर नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। इतना बात सही है कि हर पार्टी में जो दलित वर्ग के लोग हैं और हर पार्टी में जो लोग सोशल जस्टिस में विश्वास करते हैं, बीपी सिंह नहीं रहते तो 7 जन्म में मंडल कमीशन लागू नहीं होता। बीपी सिंह कोई दलित तो नहीं थे, पिछड़ी जाति के नहीं थे, राजा परिवार में पैदा लिए थे। हर पार्टी में, हर जाति में, नहीं, हर जाति में, हर पार्टी में लोग हैं जो दलित के लिए सोचते हैं। और उन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा होकर के और इस बीमारी को दूर करने की बात सोचनी होगी। और हजारों साल, सैकड़ों साल के बाद, हजारों साल के बाद जब ये मामला आता है कि दलित का दूल्हा जो है वो क्या कहते हैं कि घोड़ी पर नहीं बैठ सकता है। लेकिन आप तो बात तो करते होंगे ना प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी देखिए ये फिर घटना हो गई, ये परिवार के लोग क्या करें? आप उस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने चाहे बीजेपी की बैठक हो, चाहे कोई भी बैठक हो, हर समय पर डिनाउंस किया है और कहा है कि जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं वो गलत कर रहे हैं, निंदनीय है और ये शर्म की बात है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमारा एजेंडा है, विकास का मुद्दा है, उसको जो है साइडलाइन करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। जो गौ रक्षक दल जो सपोर्टेड गौ रक्षक दल कर रहे हैं या उन विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद या गौ रक्षक सपोर्टर्स के कारण बने हैं। तो इस पर रामविलास पासवान, मेरा रिएक्शन यही है कि विश्व हिंदू परिषद को ये बात सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, ना प्रधानमंत्री गौरक्षक हैं, ना प्रधानमंत्री कोई चीज़ है। प्रधानमंत्री का काम, प्रधानमंत्री रक्षक हैं, वो सबकी रक्षा करने का उनका अधिकार है, उनका क्या कहते हैं सोच होना चाहिए और अधिकार है। और ये मामला क्या कहते हैं कि यदि प्रधानमंत्री, इवन भारत सरकार लिखा जाता है, कोई यूपीए एनडीए की सरकार नहीं लिखी जाती है। और यदि प्रधानमंत्री सही बात कहते हैं और आप कहते हैं गौरक्षक है, गौरक्षक के जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गौरक्षक जो लोग हैं इसमें से अधिकांश लोग दिन में गौ रक्षा की बात करते हैं, नहीं तो
क्यों नहीं? विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं। नहीं, विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रधानमंत्री को धमका रहे हैं, तो फिर आप दोनों बात कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ। एक तरफ तो आप कहते हैं कि विश्व हिंदू पर प्रधानमंत्री का परिवार है विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का परिवार है। वही तो मैं कह रही हूँ कि यही तो एंटीथीसिस है कि वो है प्रधानमंत्री के सो कॉल्ड बड़े वृहद परिवार के, कहते हैं कि हमारे कारण प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पे, और उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आया और उसके नेक्स्ट डे तो गलत है, स्टेटमेंट आ गया। इसलिए मैंने कहा नहीं, इसकी निंदा सबको करनी चाहिए, लेकिन किसने निंदा किया? किसी एक पार्टी के लोगों ने बतलाइए कि अपना रिजेक्शन किया कि प्रधानमंत्री के संबंध में जो कहा जा रहा है वो गलत है। अरे जब उनके जब ज्यादा उनके खुद के पार्टी के लोग नहीं, सीनियर लोग बोल रहे हैं, तो और दूसरे क्या बोलेंगे? क्या आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद के लीडर के बाद बोला? नहीं, आरएसएस ने जरूर कहा कि जो विश्व हिंदू परिषद का रहा है उससे हम सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं है एक बात है। हाँ, तो अब क्या करेगा? इससे ज्यादा क्या करेगा? केस करेगा। देखिए आप एक बात समझिए कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर में जुल्म और अत्याचार होते हैं, तो ये केवल सेंट्रल का मामला तो नहीं है। जिस राज्य में होता है उस राज्य की सरकार की सबसे पहली जवाबदेही होती है कि उसके खिलाफ में वो कार्रवाई करे। गौरक्षक हैं, गौरक्षक यदि गौरक्षा के नाम पर जो है गलत काम कर रहे हैं, राज्य सरकारें क्यों नहीं एक्शन लेती है? उनको कौन रोका है एक्शन लेने से? सब जगह तो बीजेपी की सरकार नहीं है, हर पार्टी की सरकार है। इसका मतलब पूरी तरह से गौ रक्षा के नाम पर, दलितों के नाम पर इस देश में और राजनीति होगी? नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गौ रक्षा के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, ये हमारा निश्चित मत है। और जो लोग गौ रक्षा के नाम पर दलितों की हत्या करते हैं, राज्य सरकार को उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हत्या का मुकदमा दायर करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब ये बताइए कि आप खाद्य मंत्री हैं, देश का खाद्य मंत्री जो वो हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है क्योंकि थोड़ी सी महंगाई बढ़ी नहीं कि महंगाई बढ़ गई, पूरा हंगामा मचा रहता है। तो आपके ऊपर प्रेशर तो बहुत है। सब लोग इसको महंगाई को अच्छे दिन से जोड़ देते हैं क्योंकि आप लोगों का एक वादा था कि हम आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। महंगाई बढ़ रही है तो अच्छे दिन आ नहीं रहे। ऑब्वियसली महंगाई को कंट्रोल करना जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं हो पा रहा। आपने ठीक कहा। अब भला बतलाइए कि चावल में महंगाई है? चावल में महंगाई नहीं है, गेहूं में महंगाई नहीं है, चीनी में महंगाई नहीं है। चीनी का हालत तो ये था कि 23 रुपये बिक रहा था। सिर्फ ले दे करके एक महंगाई का जब सवाल आता है तो दाल के ऊपर में जाता है। अब जो है 2-3 चीज़ हैं जिनको लेकर के इन्फ्लेशन जो कहते हैं, महंगाई का उतार चढ़ाव होता है। एक है प्याज। अब प्याज का दाम जब ये बढ़ने लगता है तो लोग गला में प्याज लेकर के प्रदर्शन करते हैं कि हम मर रहे हैं। और जब किसान क्या कहते हैं कि अभी 1 रुपये, अभी कहीं निकलता है कि 1 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, 1 रुपये किलो प्याज सरकार खरीद रही है। अब दाल के मामला में सपोज कर लीजिए कि आप एक महीना पहले तक दाल का दाम ऐसे ऊपर जा रहा था, और 1 महीना में क्या हो गया कि सीधे दाल का दाम नीचे आ रहा है। और मूंग का नहीं, मूंग के जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारा एमएसपी के आधार पर क्या कहते हैं कि रेट पर क्या कहते हैं कि आप दाल खरीदिए। और जो हमने बफर स्टॉक 20 लाख का तैयार किया है, इसका सबसे बड़ा जो कारण था और आज भी जो सबसे बड़ा कारण है वो है जमाखोरी है। और जमाखोरी के खिलाफ में टफ हैंड लेना चाहिए। नहीं, टफ हैंड कैसे लगे? हम तो राज्य सरकार को सिर्फ अधिकार दे सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में। जो राज्य सरकार जैसे महाराष्ट्र की राज्य सरकार है उसने कड़ी कार्रवाई किया। बिहार की सरकार को पूछिए, छुआ तक नहीं। उत्तर प्रदेश में एक जमाखोर को छुआ तक नहीं। आज कैसे एकाएक दाम गिर रहा है? फसल तो अभी हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो ये दाल का दाम अब कैसे गिर गया एकाएक? और मैं आज आपको कहता हूं कि अगला साल आते आते यही लोग आंदोलन करेंगे कि किसान क्या कहते हैं कि भूखे मर रहे हैं और सरकार क्या कहते हैं कि इतनी दाम कम गई है कि खरीद नहीं रही है। अभी बता दीजिए कि अगले साल दाल की दाम क्या होने वाला है? अभी भी आप कह रहे हैं कि आप 90 रुपए में खरीद रहे हैं, 90 रुपए में सरकार खरीदती है, लेकिन दिल्ली में 150 रुपए से नीचे अरहर की दाल नहीं मिल रही है, चाहे वो आप कुछ भी मैं आपसे सहमत हूं कि जो थोक में तो दाम घट गया है,
लेकिन रिटेल में जो जितना दाम रिटेल में अभी दाम क्या कहते हैं घटा ज़्यादा नहीं है। सरकार के हम जितने भी राज्य सरकारें हैं, हमारे पास में दाल की कमी नहीं है। हमारे पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम हर जगह क्या कहते हैं दुकान लगा करके दाल को बेचेंगे। हमने हर राज्य सरकार को कहा है कि जिसको जितनी दाल की आवश्यकता हो, हम 66 रुपये किलो जो है अरहर और 82 रुपये किलो जो है हम उड़द का दाल दे रहे हैं। जिनको लेना है खरीदें। नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं अभी कौन तक। सरकार अभी नहीं ले रही है? देखिए अभी तक केवल कुल मिलाकर के जो है 40,000 का हमारे पास में जो है सो डिमांड क्या कहते हैं आया है और 10,000 जो है उठाया है। ये हालत है। नहीं तो आप तो उठा करके फोन एक खटखटा सब जगह सकते हैं नहीं, कि नहीं, भैया मैं आपके- अखिलेश जी आइए दाल लीजिए। नहीं 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 नहीं, हम तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर चिट्ठी लिख लिख करके हर राज्य सरकार को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम तो आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं कि जिनको कोई राज्य सरकार कहे कि हमने इतना दाल मांगा हमको नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, नीतीश जी ने आपसे दाल का डिमांड किया कि नहीं किया? नहीं नीतीश किया, कुमार ने नहीं किया। कुछ- थोड़ा जो उन्होंने दाल का जो डिमांड किया था जितना उतना हमने कर भी दिया। नीतीश कुमार कहीं बात नहीं करते हैं। जो राज्य सरकारें हमसे जितना दाल क्या कहते हैं डिमांड कर रही है, हम उसको जो है तो आप कहाँ से इनको, आप किसानों से ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दाल में क्या है कि हमारे यहाँ दाल की पैदावार, इसमें दो मत नहीं है कि कम हुई है और दाल का डिमांड जो है हर साल 10 लाख टन जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो अब 246 लाख टन डिमांड है और पैदावार है 170 लाख टन। गैप है 76 लाख टन का। ये जो हमको क्यों बफर स्टॉक बनाना पड़ा, ये जो इम्पोर्टर हैं ये लोग कम चालाक नहीं हैं, आयात जो करते हैं ये, इन्होंने 76 लाख टन का गैप है और डिमांड, और ये आयात कितना कर रहे हैं तो 58 लाख टन। और वो भी 58 लाख टन करके क्या करेंगे कि म्यांमार में या कहीं पोर्ट पर रख देंगे और जब यहाँ दाम बढ़ने लगता है तब वहाँ से जा कर के धीरे 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 सप्लाई करना शुरू करते हैं। अब उसको लेकर के हमको जहाँ स्टॉक लिमिट लगाना पड़ा, जहाँ एक्सपोर्ट क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं बैन ही नहीं किया, उस पर ड्यूटी लगाया। आपको पूरा डंडा चलाना चाहिए जमाखोरों पर जो जमाखोरी कर रहे हैं। आप कह रहे जो लोग वो राज्य सरकार का काम है ना। इम्पोर्टर्स के ऊपर तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, इम्पोर्टर पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चूंकि कानून ऐसा बना हुआ है कि देश के बाहर कहाँ वो रख रहा है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे, खुद ही कह रहे म्यांमार में रखा हुआ है तो आपको लगाना चाहिए डंडा। और क्योंकि देश में अगर लोग नहीं, ये लेकिन कह उसके रहे लिए हैं, नहीं, अब उसके लिए हम लोगों ने ये कह दिया कि आप जो है जो आपके ऊपर में हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका एक तर्क निकला कि साहब जो स्टॉक लिमिट लगा है तो यदि स्टॉक लिमिट आप 5,000 टन का मंगाइएगा तो हम आयात कैसे करेंगे 10 लाख टन। तो हमने कह दिया कि आपको जितना आयात करना है आप आयात करो, लेकिन अपने एयरपोर्ट पर जो है 45 दिन के अंदर में उसको बांटना पड़ेगा। 45 दिन के अंदर में नहीं बांटोगे तो फिर स्टॉक लिमिट के तहत पकड़े जाओगे। अब उसका नतीजा हो रहा है कि अब धीरे 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 जो है निकलना शुरू हो गया है। उसकी तरीके से इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एमएसपी आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि 425 रुपया हमने एमएसपी में बढ़ाने का काम किया। इसके पहले 275 रुपया बढ़ाने का काम किया। उसका नतीजा हो रहा है कि अब बम्पर जो है क्या कहते हैं कि दाल का खेती शुरू हो गया है और 200 में जो है 200 लाख टन से ज़्यादा क्या कहते हैं कि पैदावार होगा। तो ये मान लें कि अगले साल दाल का जो दाम अगले बार जो है अनुराधा जी के साथ में जब हम बैठेंगे तो अनुराधा जी कहेंगे कि रामविलास जी किसान क्या कहते हैं परेशान हैं, आप किसान से जो है एमएसपी के रेट पर दाल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्यों इतना दाल हो जाएगा? इतना दाल हो जाएगा। इतना आप आश्वासन देते हैं देशवासियों को? बिल्कुल आश्वासन देते हैं, इसलिए मैंने कहा और हम अभी से ही दाल खरीदना शुरू कर दिए। एक और मसला उठा है रामविलास जी, वो है कि ब्रांड एम्बेसडर्स, जो हीरो हीरोइन जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर जिस चीज़ के बनेंगे उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके सारे परफॉर्मेंस के मापदंड पर उनको खरा उतरना पड़ेगा। अब सारे हीरो हीरोइन जो ब्रांड प्रमोशन करते हैं उनकी हालत ख़राब है कि इससे क्या होगा, वो लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल हो पाएंगे? देखिए सबसे पहली बात तो मैं बतला दूं कि अभी सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। हमने एक बिल पेश किया पार्लियामेंट में, बिल गया स्टैंडिंग कमेटी में जो हमेशा जाता है।
बिल के में जो स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट आया, उस स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं या जिसको सेलिब्रिटीज कहते हैं, इनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है। एक बात को हम कहें और उसी बात को अमिताभ बच्चन कहे, तो अमिताभ बच्चन को बात को हमारे बात को तो पॉलिटिकली समझा जाएगा, लेकिन अमिताभ बच्चन के बात को समझा जाएगा कि सही बोल रहे हैं। तो उसी आधार पर जो है स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि ये बहुत सीरियस मामला है और इसमें जो है जुर्माना के साथ साथ जेल भी रखना चाहिए। 10 लाख रुपया जुर्माना हो पहले क्राइम में और 2 साल का जेल की सज़ा हो। फिर कहा कि यदि दोबारा वही गलती करता है तो उसमें 50 लाख रुपया जुर्माना हो और 5 साल जेल की सज़ा हो। वो हमारे पास में उन्होंने भेजा, हमने इसको पब्लिक डिस्कशन का मुद्दा बनाया, जो सही बात है। हमने इसको नेशनल डिबेट के रूप में छेड़ दिया कि साहब ये है और ये हो सकता है, मतलब ये नहीं हमने कहा कि होगा। कह रहे हैं कि रामविलास पासवान उनकी पेट पे लात मार नहीं, हम पेट देखिए, इन लोगों का पेट में इतना भरा हुआ है कि उसमें कोई लात नहीं मार सकता है। अमिताभ बच्चन डाउन द लाइन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, मैं इसलिए मैं कहा सबकी हालत खराब है कि सबके पेट पर आप सबकी इतनी बड़ी बड़ी महंगी कमाई को आप रुकवाने का काम कर रहे हैं। देखिए, अमिताभ बच्चन जी के प्रति हमको बहुत रिगार्ड है। सलमान खान भी मेरे छोटे भाई के समान हैं। सबके प्रति हमारा बहुत ही कहते हैं रिगार्ड है, और इसलिए हमने पूरे दुनिया का कहाँ सेलिब्रिटीज के संबंध में क्या क्या कानून है, अडल्ट्रेशन के खिलाफ आप बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम एडल्ट्रेशन को मैं तो हर राज्य सरकार को, मैंने दिल्ली के सरकार से कहा कि साहब आप पानी पिला रहे हो कि जहर पिला रहे हो? आप पी सकते हैं नल का पानी, हम पी सकते हैं, गरीब बेचारा पीता है। आप कहेंगे कि हम आप बोतल का पानी पिएंगे, कोई कहेगा कि नहीं इसमें आप मशीन लगा लो, लेकिन कितने गरीब हैं 25,000 30,000 रुपया देकर के मशीन लगाएंगे? तो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स आप रखने वाले हैं एडल्ट्रेशन के खिलाफ, और उसके खिलाफ आप कोई भी सरकार हो उनके खिलाफ भी आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके खिलाफ में जाएंगे। और हमने इसलिए BIS को कानून 1986, देखिए अभी 2 कानून हम बना रहे हैं। एक कानून हमने अभी बनाया है 1986 का कानून था, BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। उसको हमने नया कानून बनाया है अभी, और उसमें कहा कि हमारा जो स्टैंडर्ड होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। हमने कहा कि हम अपना जहां स्टैंडर्ड को बनाएंगे, वहीं जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, बिल जो है 2015 का पेश किया है, वो स्टैंडिंग कमेटी से आ गया है। हम नवंबर में उसके बिल को पास करवाएंगे, कैबिनेट में अभी ले जा रहे हैं। और उस बिल के तहत ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मामला है या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने का मामला है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ आप अपनी पूरी मुहिम को शुरू कर रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कोई हमारा मतलब कोई एक्टर एक्ट्रेस से नहीं है। मिसलीडिंग कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता हो, वो एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। देखिए, मिसलीडिंग जब दी हम करते हैं तो मैं ये पूछ रही हूँ कि राजनीतिज्ञों के खिलाफ, पॉलिटिकल लीडर्स के, उनकी भाषणबाजी के खिलाफ भी आप कुछ स्टैंडर्ड लगाएंगे क्या? देखिए, हमारा जो महकमा है वो कंज्यूमर से संबंधित है। और मैं बतलाता हूँ, और राजनेता का जहाँ तक, देखिए राजनेता का जहाँ संबंध है, 5 साल के बाद तो जनता के बीच में जाना ही पड़ता है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि यदि हमने वादा किया और पूरा नहीं किया तो जनता दंड क्या देती है, वो तो सीधे पावर से निकाल देती है। रामविलास पासवान जी, हमसे बात करने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में रामविलास पासवान। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।